हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार ये एनसीईआरटी की बुक है के चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं पाठ से। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाइए। पहला है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। माने कविता में नवजीवन माने नया जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। ऑप्शन पहला है बादल, दूसरा है अंकुर, तीसरा है बूंद, चौथा है पावस। तो इसका सही उत्तर है दूसरा अंकुर। तो हम इसमें स्टार बनाएंगे, तारा दूसरा। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, मैं काली पुतली है। पहला है बारिश की बूंद, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है वृद्ध धरती, चौथा है बादल। तो इसका सही उत्तर है बादल। तो हम चौथे पे बादल पे स्टार बनाएंगे। अब है ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। कौन से उत्तर? ये दोनों है ना, पहले और दूसरे के ये सही उत्तर। तो इसका उत्तर है नवजीवन की ले अंगड़ाई के लिए अंकुर का चयन सही है, क्योंकि कविता के अनुसार जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है और धरती में छिपे बीज में से अंकुर फूटने लगते हैं, मानो वह बीज नवजीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग रहा है। नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग रहा है। काली पुतली के लिए बादल का चयन सही है। जो काली पुतली के लिए बादल का चयन माने चुना हुआ है वो सही है, क्योंकि कविता में नीले नयनों सा यह अंबर माने आकाश, काली पुतली से ये जलधर मतलब बादल। पंक्तियों में कवि ने नीले आकाश को नीली आंखों के रूप में और काले बादलों को उन आंखों की काली पुतली के रूप में चित्रित किया है, मतलब प्रस्तुत किया है। काली पुतली के माध्यम से बादलों का वर्णन किया गया है, जो आकाश में स्थित हैं और आंखों के भीतर पुतली की तरह प्रतीत होते हैं। माने ऐसा लगता है कि आंखों के अंदर जो है पुतली की तरह लग रहे हैं। अब है क्वेश्चन, मिलकर करे मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इसका मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियां और उनके भावार्थ। पहला है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, है ना। तो इसका सही भावार्थ है बादल। ये किसके लिए बोला गया है? बादल के लिए। दूसरा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। कौन? मेघ गर्जना माने बादल गरजते हैं ना, है ना। तो दूसरे का है ये पहला, मेघ गर्जना। बादल जब गरजते हैं ना उसको बोलते हैं मेघ गर्जना, बादल को बोलते हैं मेघ। ठीक है। अब है तीसरा, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। ये किसके लिए? ये चौथा है, आकाश के लिए बोला गया है ना, आकाश आएगा इसका। चौथा, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। किसके लिए? हरी दूब के लिए। तो चौथे का है सही उत्तर ये तीसरा। ठीक है। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए।
आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए, माने अपने ग्रुप में बांटिए, साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए और अपनी कॉपी में लिखना है। पहला है आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि आसमान में समुद्र के रूप में बादल जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहा है और बादल नगाड़े बजाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, माने ऐसे लग रहे हैं जैसे वह धरती की तरुणाई अर्थात जवानी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब धरती के यौवन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नीले आकाश को नीली आंखों के समान बताया है, जबकि काले बादल उन आंखों की काली पुतली की तरह है। कवि कहते हैं कि ये बादल जो धरती के दुखों से दुखी है, करुणा से भरे हुए हैं, माने दया से भरे हुए हैं और बूंदों के रूप में अपने आंसू बहा रहे हैं। इन अश्रुओं के माध्यम से धरती की चिरकालीन मतलब चिरकालिक माने बहुत पुरानी प्यास बुझ रही है। फिर से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नीले आकाश को नीली आंखों के समान बताया है, जबकि काले बादल उन आंखों की काली पुतली की तरह है। कवि कहते हैं कि ये बादल जो धरती के दुखों से दुखी हैं, करुणा से भरे हुए हैं और बूंदों के रूप में अपने आंसू बहा रहे हैं। इन अश्रुओं के माध्यम से, अश्रुओं माने आंसुओं के माध्यम से धरती की चिरकालिक प्यास बुझ रही है, माने बहुत पुरानी प्यास बुझ रही है। अब है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर पुस्तिका में लिखिए। पहला है बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। हर्ष माने खुशी, है ना। तो बारिश जब होती है, बारिश की पहली बूंद जब गिरती है तो धरती किस तरह से खुश होती है, हमको ये बताना है। तो इसका उत्तर है बारिश की पहली बूंद के धरती पर गिरते ही धरती में जीवन का संचार हो जाता है। सूखी और बंजर पड़ी धरती जो पहले बेजान सी थी, बारिश की अमृत समान बूंदों का स्पर्श पाकर, मतलब जो है बारिश की अमृत समान बूंद का धरती स्पर्श पाकर फिर से जीवित हो उठती है। कविता में अंकुर का फूटना, हरी दूब का मुस्कुराना और धरती के सूखे होंठों पर अमृत की बूंद गिरना, इन सभी के माध्यम से धरती के हर्ष को प्रकट किया जा गया है, माने धरती की खुशी को प्रकट किया गया है। यह हर्ष धरती के नवजीवन माने नए जीवन की प्राप्ति माने मिलना, नया जीवन मिलना और उसके पुनः माने उसके फिर से हरी भरी होने की इच्छा के रूप में प्रकट होता है। फिर है क्वेश्चन है कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। तो इसका उत्तर है कविता में आकाश को नीले नयनों माने नीली आंखें अर्थात नीली आंखों के समान बताया गया है, जबकि बादलों को उन आंखों की काली पुतली के रूप में चित्रित किया गया है और बादलों को उन आंखों की काली पुतली के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। कवि ने प्रकृति के इन तत्वों का मानवीकरण करके मतलब मनुष्य के रूप में बताया है, उनकी सुंदरता और गहराई को दर्शाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। अब है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की
इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। माने कविता अच्छी लगने लगती है, मनोरंजक लगने लगती है। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें, माने बात करें। इसका उत्तर है, इस कविता में कई ऐसे अद्भुत और कल्पनाशील दृश्यों का वर्णन किया गया है जो कविता की सुंदरता को बढ़ाने और पाठकों क्या होता है? पाठक मतलब होता है पढ़ने वाले, है ना। पाठकों के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दृश्य दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। मतलब यहाँ बादलों के उड़ते हुए समुद्र के रूप में दिखाया गया है। किसको? बादलों को। बादलों को भी क्या कहा गया है? जलधर, है ना। जलधर तो समुद्र होता है, लेकिन बादलों को भी जलधर कहा जाता है। तो यहाँ बादलों को उड़ते हुए समुद्र के रूप में दिखाया गया है और बिजली को सुनहरे पंख के रूप में। यह दृश्य कल्पना को नया आयाम देता है, माने इमेजिन कर रहे हैं, है ना। कल्पना को नया आयाम देता है और एक साधारण बादल बिजली के दृश्य को असाधारण बनाता है। फिर है दूसरा पॉइंट, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। इस पंक्ति में कवि ने धरती के सूखे होंठों का मानवीकरण किया है। मतलब सूखे होंठ, ठीक है। तो क्या बताया? धरती का मानवीकरण किया, मैंने मनुष्य के रूप में बताया है। इस पंक्ति में कवि ने धरती के सूखे होंठों का मानवीकरण किया है और वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया है। यह दृश्य धरती के हर्ष और उसकी प्यास को अद्भुत रूप में व्यक्त करता है, माने प्रस्तुत करता है। धरती के हर्ष माने धरती की खुशी और उसकी प्यास को एक अद्भुत रूप से व्यक्त करता है। अब है तीसरा पॉइंट, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो उत्तर है, अर्थ है इसका, यहाँ धरती की हरियाली को रोमावली के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में दर्शाया गया है? हरी दूब के रूप में, ठीक है। रोमावली माने रोमकूप, है ना। और हरी दूब को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। जैसे मनुष्य के शरीर में रोए होते हैं ना, छोटे छोटे से बाल, जिसको रोए बोला जाता है, उसी की तरह बताया गया है। रोमावली शरीर के रोमकूप के रूप में दर्शाया गया है और हरी दूब को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य प्रकृति के सौंदर्य और जीवन के पुनः संचार का प्रतीक है। माने यह दृश्य प्रकृति की सुंदरता और जीवन के फिर से संचार का प्रतीक है। फिर है अगला पॉइंट, नीले नयनों साई है अंबर काली पुतली से ये जलधरा, है ना, जलधर। इस पंक्ति में आकाश को नीली आंखों के रूप में और बादलों को काली पुतली के रूप में वर्णित किया गया है। माने इस पंक्ति में आकाश को किसके समान बताया है? नीले नयनों के समान, माने नीली आंखों के समान। और काली पुतली किसको बताया गया है? बादल को। यहाँ आकाश और बादलों के बीच के रंगों के संबंध को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, माने पेश किया गया है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, शब्द एक अर्थ अनेक, माने अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अंकुट फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है
फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। ठीक है, फूट डालो माने लड़ाई करो, है ना। फूट डालने का मतलब होता है लड़ाई करो, दो लोगों को आपस में लड़वाना। क्या बोलते हैं ना कि इनमें फूट डल गई, माने ये लोग लड़ गए हैं ना, लड़ाई हो गई इनकी। उत्तर है यहाँ फूट शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग निम्नलिखित है। फूट डालना, इसका अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। फिर है दूसरा अंकुर फूटना, बगीचे में नए पौधों के अंकुर फूटने लगे। फिर है अगला घड़ा फूटना, घड़ा फूट गया और सारा पानी बह गया। फिर है फूट फूट कर रोना, माने जोर जोर से रोना। अपनी माँ को याद करते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी, माने जोर जोर से रोने लगी। अब है फूट पड़ना, भावनाओं का विस्फोट, उसके अंदर का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। अब है अगला क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना हुआ है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों क्या हैं? जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से मिलकर बने, धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। उत्तर है यहाँ धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ निम्नलिखित हैं। जलधर, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। बलराम कौन? कृष्ण भगवान के भाई, है ना। और हलधर किसान को भी कहा जाता है। मणिधर, मणि, रत्न को धारण करने वाला अर्थात नाग। लक्ष्मी को धारण, श्रीधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विष्णु भगवान के लिए श्रीधर। लक्ष्मी को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, विष्णु भगवान। गिरिधर, पर्वत गोवर्धन को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, है ना। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। अब है शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। क, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, नगाड़ा, है ना। कौन सा वाद्य यंत्र है? नगाड़ा, नगाड़ा, ठीक है। अब फिर है ख, आंख के लिए एक शब्द, आंख के लिए एक अन्य शब्द। आंख के लिए दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? नयन, ठीक है। एक और शब्द, एक तो अपन आंख बोलते हैं और दूसरा नयन, ठीक है। तो इसमें अपन ने शब्द जाल में देखा नयन, ठीक है। फिर है गा, जल को धारण करने वाला अर्थात जलधर। जलधर समुद्र और बादल, ठीक है। चलो देखते हैं जलधर कहाँ है। ये है जलधर, ठीक है। फिर घा है एक प्रकार की घास, दूब घास, ठीक है, दूब, ठीक है। फिर है इंगा, आंसू का समानार्थी। आंसू का समानार्थी क्या होता है? अश्रु, है ना। क्या हो गया? अश्रु। फिर है च, आसमान का समानार्थी। आसमान का समानार्थी क्या होगा? अंबर, ठीक है। अब इसके उत्तर हमने लिख लिए हैं। क, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, नगाड़ा।
ख आंख के लिए एक अन्य शब्द नयन। ग जल को धारण करने वाला अर्थात जलधर, है ना, बादल, समुद्र। ठीक है। घ एक प्रकार की घास, कौन सी? दूब घास। इंगा आंसू का समानार्थी अश्रु। च आसमान का समानार्थी शब्द अंबर। अब है क्वेश्चन, क्या दिए हैं? पाठ से आगे आपकी बात। क्वेश्चन दिया है, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। माने हर व्यक्ति का अनुभव कैसा होता है? अलग अलग होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है? बताइए। जब बारिश आती है, जब आपको कैसा लगता है, ये बताना। तो इसका उत्तर है, जब बारिश आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो उसकी सौंधी मिट्टी की खुशबू मन को बहुत भाती है। भाना माने अच्छा लगना, है ना, तो बहुत भाती है माने बहुत अच्छी लगती है। बारिश की रिमझिम आवाज एक शांत वातावरण निर्मित कर देती है, माने शांत वातावरण बना देती है और उसकी आवाज सुनकर मन खुश हो जाता है। मुझे बारिश में भीगना और पानी में कागज की नाव चलाना बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्कूल से घर लौटते समय जब अचानक बारिश होती है तो दोस्तों के साथ भीगते हुए रास्ते में दौड़ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बारिश का मौसम मुझे बहुत आनंदित करता है, माने बहुत अधिक अच्छा लगता है, रोचक लगता है और मेरे मन को तरोताजा कर देता है। अब है क्वेश्चन, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? बताइए। अब इसका उत्तर है, मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि वर्षा ऋतु में मौसम बहुत ही खुशनुमा और ताजगी से भरा होता है। जब गर्मी से सभी लोग थक जाते हैं तब बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें हमें राहत प्रदान करती है और हमें एक नई ऊर्जा का एहसास कराती है। इस मौसम में पक्षी का कलरव सुनाई देता है, माने चिड़िया चहकती है ना, चारों ओर हरियाली छा जाती है और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, जिससे प्रकृति की सुंदरता में और भी निखार आ जाता है ना, तो जिससे प्रकृति की सुंदरता और भी निखर जाती है। मुझे बारिश में खेलना और भीगना बहुत पसंद है। जब आसमान में बादल घिर जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तब बाहर निकलकर बारिश की बूंदों का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं दोस्तों के साथ कागज की नाव बनाकर वर्षा ऋतु का आनंद लेती हूँ। इसके अतिरिक्त इस मौसम में घर पर परिवार वालों के साथ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीने का मजा भी अलग ही होता है। समाचार के माध्यमों से क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, इस बार गर्मियों में जब तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था तब मैंने देखा कि अत्यधिक गर्मी के कारण सड़कों पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस समय सभी लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे थे। कुछ लोग यदि बाहर दिखाई दे रहे थे तो उनके सिर पर टोपी थी या वे छाते का उपयोग कर रहे थे। पशु पक्षी इस भीषण गर्मी में दिखाई नहीं दे रहे थे। गर्म हवाएं, लू चल रही थी। सरकार द्वारा विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया, माने छुट्टी। बाजार में आइसक्रीम की दुकानों पर, ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर भीड़ एकत्रित थी, माने भीड़ जमा थी। कई स्थानों पर बिजली की कटौती हो जाने के कारण लोग परेशान थे। सड़क पर कैसा था? सन्नाटा था, माने सड़क पर कोई नहीं आ जा रहा था। फिर है सृजन।
अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है ना इसको देखो और इसे एक नाम दीजिए। अब इसका उत्तर है, इस चित्र में एक रेगिस्तानी पौधा दिखाई दे रहा है जो सूखी और कठिन परिस्थिति में भी जीवित है। हम इसका नाम रेगिस्तानी लिली या मरु पुष्प रखेंगे क्योंकि यह कठिन और शुष्क परिस्थिति में भी खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको फूल दिख रहा है ना, ये है ना फूल खिला है इसमें। अब है इन्हें भी जानिए, इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डपली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसरों पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़े को जोड़े से भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरी की मोटी होती है। अब है खोजबीन। क्या है? खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। उत्तर है, हमारे क्षेत्र में उत्सवों के दौरान विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र निम्नलिखित हैं। पहला, ढोलक। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। यह विशेष रूप से शादी, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर बजाया जाता है। दूसरा है डमरू। यह एक छोटा वाद्य यंत्र है जिसे हाथ से बजाया जाता है। इसका प्रयोग अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। तीसरा है बांसुरी। यह एक तंतुवाद्य है जिसे होंठों से बजाया जाता है। इसकी मधुर ध्वनि संगीत समारोहों और भजन कीर्तनों में सुनाई देती है। अब है चौथा, नगाड़ा। यह भी एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे पारंपरिक उत्सवों और मेलों में बजाया जाता है। इसे एक जोड़े में बजाया जाता है जिसमें एक नगाड़े की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। फिर है पांचवा, गिटार। गिटार यह वाद्य यंत्र अपने अंगूठे और दूसरी उंगली से अलग अलग नोट से बजाया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः पाश्चात्य संगीत उत्सवों और जश्नों में किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग उत्सवों में न केवल संगीत का आनंद बढ़ाता है बल्कि सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। अब है, आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो आपको क्या करना है? इंद्रधनुष बनाना है। अब है कविता इंद्रधनुष का जादू। रंगों की बूंदें गिरती आसमान में उतर आई, धरा पर बिखरी छटा जैसे रंगीन परतें बिछाई। नीला, हरा, पीला और लाल सभी रंगों का प्यारा खेल, इंद्रधनुष की इस छवि में छुपा है सुंदरता का मेल। हर बूंद एक रंग भरती आकाश में निखरती जाती, धरती पर बनती रंगीन छाया दिल को है छू जाती। इंद्रधनुष के झिलमिलाते रंगीले बाजार में, इंद्रधनुष का जादू चल गया देखो इस संसार में। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 3 पहली बूंद के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए है ना। तो ये हमारी कविता जो है पहली बूंद, इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।